समाज शिकारी संकटकर्ता समाज उपदेश प्रस्तावना पुरापाषाण काल के जीवन की शैली एवं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शिकार एवं भोजन की तलाश, गौर उपयोगिता व्यवहार एवं पाषाण की कला की प्रथाएं, मध्य पाषाण काल के स्थल पर विशेष अध्ययन एवं भीमबेटका उत्खनन, पाषाण काल का चित्रण, इन सभी चित्रों का निर्माण में क्यों किया गया, भीमबेटका पाषाण काल के समूह का वर्गीकरण। तो प्रस्तावना, मनुष्य उपकार बनाने की क्षमता के कारण अन्य पशुओं के श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त कर लेता है। मनुष्य पत्थर, लकड़ी, हड्डियां व सींग के उन औजार हड्डियों व सींग के औजार से शिकार कर अपना भरण पोषण करता है। औजार निर्माण की इसी क्षमता से संस्कृति का पोषण होता है। वह घर बनाना, चिन्हों के साथ साथ भाषा का भी आविष्कार करता है। यद्यपि लिपि का नहीं, मनुष्यों के इतिहास के इस अवधि के प्रयोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। साथ ही मनुष्य की जीवन शैली कहता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण करने वाले साक्ष्य एवं औजारों के मुख्यतः पत्थरों से बने होते हैं, जो इतने समय बाद में उपलब्ध हैं। कृषि और धातु की खोज में पहले मानव विकास की लंबी अवधि का पुराण पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल की कला की संस्कृति कहते हैं। दोनों शिकारी एवं भोजन संग्रह एवं संस्कृतियों को दर्शाता है। इन संस्कृतियों के बीच अंतर का पहचान और औजारों से की जाती है, जिसे उद्योग कहते हैं। इस इकाई में हम भारतीय प्रायद्वीप एवं पुरातात्विक स्थल एवं बस्ती के प्रकार, कला, साक्ष्य और औजारों के उपकरण माध्यम से पुराण पाषाण काल एवं मध्यम पाषाण काल के लोगों के जीवन जैसे यापन करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। पुराण पाषाण काल के जीवन शैली का अधिक स्वरूप कहता है। जो पुराण पाषाण काल के लोग रहते थे, वो पुराण पाषाण काल की संस्कृति जिस थे वो भूवैज्ञानिक युग में हुआ था, जो कि प्रातोन्यू नूतन युग एवं प्लेस्टोनेसेंस पीरियड कहा गया। जलवायु को देखते हुए वेतन युग के विशेष हिमरूप अत्यधिक ठंडी तथा व्यापक बर्फ का आवरण तथा अंतर हिमनदों के गर्म काल को बताया गया। यह अवस्था समशीतोष्ण क्षेत्र में तथा वर्षा संबंधी अत्यधिक वर्षा या नमी वाली अवधि के अंतर सूखा काल अवस्था या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रही शुरुआती मानव जनसंख्या के प्रापाषाण काल के अधिकरण शीतोष्ण क्षेत्रों में यूरोप और उषा शुरुआत मानव जनसंख्या एवं प्रापाषाण काल के अधिकार एवं शीतोष्ण क्षेत्र के यूरोप एवं उषा के कटिबंधीय क्षेत्रों में अफ्रीका और एशिया की जलवायु में परिवर्तन के सफलतापूर्वक अपना कर रहते थे। जैसे कि अफ्रीका और एशिया में जलवायु परिवर्तन के सफलतापूर्वक अपनाकर मानते थे। तो पुराण पाषाण काल के तथ्य एवं दर्शाते हैं कि लोग पानी के स्रोत, पहाड़ों एवं खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होने का योग्य इलाके में रहते थे। छोटे छोटे शिकार एवं संग्रह करने वाले समुदाय थे, जो आजीविका अर्पण के लिए पशुओं एवं पौधों पर निर्भर थे। पत्थरों के बने औजार इनके लिए रोजमार्ग के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। इनका इस्तेमाल काटने, छोटे छोटे टुकड़े करने तथा खुरचने एवं छेद करने वाले पतली टुकड़ी करने, छिलने आदि इत्यादि के तक्षण के लिए करते थे। कहता है कार्य जीवन यापन तथा उसके शैली से जुड़े कुछ उपकरणों को ये लोग यूज करते थे। उसी तरह से पुराण पाषाण काल के शिकारी ने भारतीय एवं उपमहाद्वीपों के विभिन्न पर्यावरणों स्थलों पर कब्जा कर लिया, और जिसके अनुकूल परिणाम स्वरूप काल के लोग मध्य प्रदेश भीमबेटका संघ एवं गुफाओं के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के आंध्र प्रदेश कुर्नूल के शैल आश्रयों पे रहते थे। उन्हें खुले शाखाओं
के बने आश्रयों के घास एवं पत्ते से निर्मित अस्थायी घर में अपना डेरा डाला। मतलब पुराण पाषाण काल में धीरे धीरे अपना डेरा डाला। इनका साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। इसका साक्ष्य अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है, तब पर भी, क्योंकि पत्तियों के बिना घर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। हालांकि पत्थरों के निर्माता और औजार के साक्ष्य बस्तियों की पुष्टि करते हुए इन एल्पर डी मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने पहाड़ियों को ढलान एवं पथरीली चट्टानों की सतह में कैमूर क्षेत्रों के बाहरी किनारे पर बेलन नदी के समीप 17 सुलिपनीय स्थल खोजे। इस क्षेत्र में अब्रक पत्थर आसानी से उपलब्ध थे और कार्यशाला भी स्थल थे। सामान्य रूप से उपलब्ध चट्टानों का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। यह मानवनुमा ह्यूमनिमिया समूह के लिए उपयुक्त था, जहां से शिकार पर नजर रखना सहज था। कहता है अधिकतर स्थल पर पानी के स्रोत के नज़दीक थे, जो कि 1970 के दशक से लेकर आज तक प्रोफेसर के शोध से उत्तरी कर्नाटक में हेंसिक से बेचबल और घाटी 400 प्रापाषाण काल के स्थल पर रहा और श्रूयन स्थल पर उत्खनन हंसी एवं अनवार्त स्थल को ग्रेनाइट शिलालेखों के घिरे अंडाकार आकार का खुले स्थान में मनुष्यों द्वारा उनकी गतिविधि चुना गया। और प्रोफेसर प्रदय निष्कर्ष निकाला कि ये पहले से ही शिलाखंडों का प्रयोग हवा से बचने के लिए होता आया। इससे कृत्रिम या आश्रयों के बनाना आसान था और जल स्रोत के किनारे प्राव सुनिश्चित था, क्योंकि नदी के बारहमासी बहाव बना हुआ था। देवारीपुर धारा में तल एवं सोते पहले सक्रिय होंगे। घाटी में जल बहाव पूरी तरह से संगठित नहीं है और हंसी नदी को यह स्थलीय रूप से धाराएं थी उच्च स्तर पर बढ़ रही थी। पठार की तरह घाटी के कांटों में झाड़ियों की घनी जंगलों में वनस्पति एवं ढकी हुई इस तरह के वनस्पति के लोग शिकार का संग्रह जैसे उद्यम एवं समृद्धि प्रदान करती है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता चला है कि एशुलिनियन काल के प्राकृतिक भोजन की सुविधा उपलब्ध क्या थी। इसके अलावा घाटी के चूना एवं पत्थरों का संकोच एवं वैक्सीन पुजारी मानव के द्वारा भारी मात्रा में पाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता था। इसलिए हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस घाटी के एशुलिन झुंडों को काफ़ी उपयुक्त आवास स्थल गठन किया। पुरातत्व स्थल पर साधारण स्थल पर आम लोगों की क्रियाकलापों के वस्तुओं का आवासीय स्थान पर लोग खाना बनाते हैं, रहते हैं और अपना समय चित्रकारी तथा उत्कीर्ण जैसे कामों को बिताते थे। उदाहरण के लिए हंसी और देवता लंबी अवधि स्थलों से अपेक्षा अस्थायी और शिविर स्थल थे। उत्तरवर्ती श्रेणियों में ऐसा स्थल को दर्शाता है जिसे साल में एक बार अपने अधिकार में ले लिया जाता है और उसके बाद लोग पलायन कर जाते थे। विशिष्ट रूप से कार्यस्थल पे भी मिलते थे, जैसे कसाई खाना स्थल। यहाँ पशुओं को मांस एवं चमड़े को निकालने का काम किया जाता था। इसी तरह के उद्योग स्थल वैसे स्थान थे जहाँ की चमक पत्थर और औजार बनाए जाते थे। प्राचीन समाज का संगठन लोगों के दल के रूप में होता था। ये 100 से कम लोगों का एक छोटा सा दल हुआ करता था, जो शिकार तथा भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे। लगातार घूमने के कारण यह समूह का आकार छोटा रहता था, क्योंकि बच्चों स्थान परिवर्तन एवं बाधा उत्पन्न करते थे। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार उसका आकार छोटा ही रह गए। ऐसी समान धारणाएं के है कि शिकारी एवं भोजन के संग्रह वाले लोग खाना के मोहताज होते थे और उनके पास अवकाश के लिए कोई वक्त नहीं होते थे। यह धारणा गलत है कि प्राचीनकालीन शिकार और संग्रह करने वाले लोग की एक सीमा से अधिक
जमा नहीं करते थे, क्योंकि उसके पास भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कोई तकनीकी नहीं थी और भौतिक लालच की ज़रूरत सीमित थी। यह स्पष्ट है कि ज्यों ही उनके लिए पर्याप्त भोजन का इंतजाम हो जाते थे, उनके जीवन का निर्वाह संबंधी गतिविधि वहीं रुक जाती थी और सोने खोलने खेलने वाले बात करने का चित्रकारी और एवं आराम करने के लिए पर्याप्त समय होता था। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल ने शिकार एवं संग्रहण को जीवन में प्रवाह एवं एक समक्ष साधन बना दिया। यही कारण है कि कुछ आधुनिक समुदाय में शिकार है। प्राचीन भारतीय इतिहास संग्रह का एक प्रमुख साधन है, जो भले ही छोटे पैमाने पर ही क्यों न हो। आधुनिक शिकार एवं संकटकर्ता एवं नृवैज्ञानिक अध्ययन दर्शाता है कि ऐसे लोगों को भोजन संबंधी आवश्यकताओं में संगठित गतिविधियों से ज़्यादा योगदान होता है। साधारणतः महिलाएं संग्रह करती है और पुरुष शिकार और आदि पुरापाषाण काल में भी ऐसा ही था। तो उस समय के लोग जीवन निर्वाह में महिलाओं का अहम भूमिका निभाई होगी। शिकार और भोजन की तलाश संपूर्ण पुरापाषाण काल में हम युग एवं साधारण अर्थात संगठन के द्वारा संचालित था। इसमें जंगली पौधे को संग्रह एवं जंगली जानवरों को शिकार शामिल था। व्यापक रूप से स्वीकृत तर्क के समृद्ध पशु जीवन के वनस्पति एवं पुष्टि करते थे। इससे सहजात एवं अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरापाषाण काल के युग के लोगों को व्यापक पैमाने एवं मांसाहारी एवं शाकाहारी भोजन उपलब्ध था। इस संबंध में पुरातात्विक साक्ष्य यह कुछ रोचक तथ्य एवं प्रस्तुत करते हैं। कहता है, पिछली सदी में माध्यम एवं स्तनधारियों के जीवन में भारी मात्रा से प्राप्त किए गए हैं, जो कृष्ण गोदावरी नर्मदा एवं अन्य नदियों से प्राप्त पोषण औजारों के साथ मिले हैं। इन खोज ने नई व्याख्या एवं जन्म दिया है। प्रारंभ में मनुष्य ने जंगली पशुओं एवं हिरण अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग भोजन के लिए किया। इस अवस्था को पुष्टि तमिलनाडु में अतिरक्कम, महाराष्ट्र एवं चिकरी, चेनाब एवं घाटी के हुरपल बुजुर्ग और फतेहपुर इस सभी में मिले। इसका साक्ष्य मिला। अस्थित अवशेष भी होते थे। इस अस्थिरों पर बनने के निशान एवं इस बात का सूचक है कि इनका प्रयोग भोजन के लिए ही किया गया था। इस अस्तित्व अवशेष या शिकार किए गए पशुओं के थे, जो मांसभक्षी जानवरों को मारे जाने वाले के लिए मिलने से पता चलता है। पाषाण युग के लोग विभिन्न प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े, पक्षियों, मछलियों, चूहे और उभयचर को संग्रह एवं राजनीति एवं संग्रहित शोषण क्या था। तब तथा अब यह स्थापित हो चुका कि पौधे से प्राप्त भोजन के लिए पाषाण युग के लोग आहार में शामिल था। और डी कोवास 1965 में बताया था कि भारत जैसे कुषाण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लोग बड़े पैमानों पर जंगली पौधे से प्राप्त भोजन जैसे फल, बीज, जामुन, कंद एवं मूल कंदों का इस्तेमाल किए करते थे। प्राग ऐतिहासिक काल में जो प्राप्त पौधे को महत्व समझाया गया। तो गौर देखिए, अवशेषों को खोज की गया। इसके अलावा 10,000 से 8,000 BC से ब्रेड गेहूं के 2 किलो के अवशेष खोजे गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदिवासी के समूह में वंचित तबकों के क्षेत्र में पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की सब्जी, कंद, मूल, जड़ से तरल फल एवं गेंद के इत्यादि का प्रयोग खाने के लिए किया जाता था। गौड़ उपयोगिता व्यवहार यानी कि पुरातात्विक रिकॉर्ड में पुनः प्राकृतिक समुदाय से संबंधित व्यवहारों पहलू जैसे विज्ञानात्मक एवं कलात्मक क्षमता
वाले व्यक्तिगत अलंकार के गैर उपयोगी साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि हाथ की कुल्हाड़ी एवं विद्रक के निर्माण उत्क्रमण एवं बुरा भाग संबंधित विकसित संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रयोग को दर्शाता है। विकसित ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान धीरे धीरे जब विकसित हुआ तो क्षमता एवं भूमि इस्तेमाल के लिए विभिन्न पहलुओं को दिखाई देता है, जिससे घाटियों एवं स्थलों के चयन मतलब जब धीरे धीरे लोग अपनी मानसिकता बढ़ी तो वो लोग अपने छोटे छोटे अपना क्या स्थानों को चयन करने लगा, आवास बनाने लगा, जल स्रोत को खाद्यान्न यानी खाद्यान्न के लिए थोड़ा थोड़ा मौसम की उपलब्धता पहचानना और कार्यशाला काम शिविर स्थल के लिए उपयुक्त स्थलों के रूप में कुछ चट्टानी क्षेत्रों के लिए पहचान शामिल है। लियोनिस समूह के कुछ हस्त कुल्हाड़ी एवं विशेष रूप से नुकीले डिम्ब एवं गर्भनाल आकार के बेहद महीन एवं पतले नमूने आकार का शौर्य शास्त्रीय रूप में मन भाव है। अतः इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता और इनकी निर्माता में काफ़ी मूल्यवान एवं मानव मध्य भारत के भीमटेक डकरी एवं चट्टान के अन्य गुफाओं से प्राप्त पत्थर के सिलेबन पर पाए जाने वाला प्लाइक नुमा गड्ढे एवं सरल उत्कीर्ण की व्याख्या पुरातात्विक ने एलोनियस समूह की कलात्मक रचना के रूप में की। कहता है शरीर सज्जा के रूप में निर्माण के लिए बेच बल एवं हंसी घाटी के स्वर्ण स्थलों पर कुछ लाल के गेरू रंग के टुकड़े भी मिलते हैं, शायद आसपास से ही मिले थे। इससे शरीर में लगाने का इस्तेमाल किया गया होगा। विशेष अध्ययन हंसी कहता है इसके पध्ययन एवं उत्तराधिक कर्नाटक हंसी के बेचपल घाटी के 4 योसलन स्थल की खुदाई की गई और हंसी घाटी के स्थल भी 5वें और 6ठे में क्षतिग्रस्त ग्रेनाइट का पाषाण काल से 20 से 30 सेंटीमीटर मोटा अवशेष संस्कृत एवं स्तर पर संरक्षित मिलता है। यह 50 सेंटीमीटर से अधिक तलछट में ढाका है और स्थलीय जलधाराओं के तल से ऊपर चट्टानें ऊंचा स्थलों के बेसारा किया और लकड़ी के तना एवं शाखाओं के एक अस्थायी आश्रय का निर्माण करने के लिए किया गया। उसी ने भी 6ठे मुख्य गड्ढे 63 सेंटीमीटर में चुना पत्थर के 291 पुरावशेषों के समूह मिले। 2 प्रमुख स्थल श्रेणियों, पहला हुस्सी घाटी के नदी एवं दूसरा चैम्बर बेचबल घाटी और यह तीसरा नजदीक 2 या 3 किलोमीटर में विस्तृत 15 से 20 स्थलों पर स्थल है। ये और दोनों श्रेणियों के बारहमासी एवं जल स्रोत से जुड़ी हुई है। ये जो सोते हुए धारा से निकले हुए बचे हुए स्थान पूरी घाटी की सतह के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जल स्रोत के साथ जंगली पौधे एवं पशुओं के कुछ मौसमी उपलब्धता भोजन के रूप में के साथ इनके अंतर संबंधियों के विवरण के ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक ने अनुमान लगाए। इन क्षेत्रों का शूलियन आवासीय व्याख्या 2 प्रमुख मौसमी संबंधी प्रबंध एवं रणनीतियों पर टिकी हुई थी। इनमें से एक वृहद शिकार की संभावना और 2 घाटियों सोते हैं। इसमें से भरे हुए शुष्क मौसम एवं एक्सटर्नल बहरमी छोटे इस मतलब ये खोदा गया तो इस तरह से हम लोग को पता चला साग सब्जियों के फलों की इत्यादि की इसमें जानकारी मिलती है। छोटे नव अवशेष श्रृंखला के घाटी चारों तरफ बसाया था। कहता है पाषाण काल की प्रथाएं जो प्रथाएं थे आज हमें प्रयोग ऐतिहासिक काल कहा जाता है और पत्थरों के अस्तित्व के उकड़े हुए कहीं मिट्टी कोयले समेत दांत एवं सींगों के प्रयोग मिलते हैं। यानी कि जानवरों के सींग से हम लोग कुछ वस्तु को निर्मित कला के घरेलू निर्माण में कोई मतलब आर्टिक मोबिलियर कहा जाता था। गुफाओं को चट्टानी छतों में दीवारों में निर्मित कला का गुफा या आर्ट पोर्टल कहा जाता है। नक्शी एवं चित्रकारी के अलावा मिट्टी के अस्थाई में रखे मिश्रित निर्माण करके उनके कला नमूने का उदाहरण मिलते हैं।
जैसे भारतीय पुनर्पाषण काल के में शुतुरमुर्ग के अंडे के मने के नक्शी टुकड़े के रूप में वाहनी पोर्टल आर्ट के रूप में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के खोखरापुर नदी में रामनगर, चंबल, भीमटेक, राजस्थान चंदसेल एवं चंबल घाटी में महाराष्ट्र की पटनी एवं स्थानों पर कुछ अंडे की परतें के स्थान पर निर्धारित किया गया। पटनी 25,000 BC से चंद्रसाल एवं राजस्थान की 2 तिथियों को निर्धारित की हुई और 38,900 से 36,500 बीपी नगर मध्य प्रदेश 3100 BC पे पटनी से प्राप्त अवशेष के टुकड़े के मानव द्वारा बहुत पहले लकीरों की आड़ी तिरछी नक्शे मिलते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से मानकीय आभूषण तैयार किए गए और इनमें से कुछ भीतर छेद थे। इनमें से माल पिराई हो जाती थी और 41वें स्थलों से प्राचीन युग के संदर्भ में 39,000 से 25,000 बीपी तक इन मानकों को साक्ष्य प्राप्त हुए। भीमटेक, पटनी एवं सूक्ष्म पुरातन शुतुरमुर्ग के अंडे निर्मित इनके प्राप्त हुए। पटनी मानकों की व्यास 10 मिलीमीटर एवं भीमटेक से प्राप्त मानकों व्यास संदर्भ में शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके से बनी हुई माल के पाए जाने का उल्लेख किया गया। भीमटेक की गुफाओं का श्रेय भित्ति का काल महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं। यहाँ के शिला चित्रवन में मतलब इसमें बता पुनर्पाषण काल के इस चित्रों के गहरे लाल एवं मानविक प्रतिनिधित्व बड़े जानवरों को जैसे गेंडा, जंगली जानवर, गवाल, जंगली भैंस, प्राचीन हाथी एवं जंगली सुअर के चित्र मिलते हैं। वहीं डंडी नुमा मानव की आकृति भी कहता है। पुनर्पाषण काल की कारण के कला के संदर्भ में सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है। यह नियमित प्रक्रिया की हिस्सा थी और एक प्राकृतिक का उपवर्तित सिंह के लिए कुछ वस्तुओं का अलग किया जो कि अनुष्ठान क्रिया का हिस्सा हो सकते थे। उत्तर प्रदेश के बोलने की घाटी एवं लोहार नालों से प्राप्त एवं प्राकृतिक क्षतिग्रस्त उच्च पुनर्पाषण काल के नक्शे किए गए। हड्डी की कुछ वस्तु जिसे कुछ लोग द्वारा मृत देवी या मूर्ति के रूप में कुछ लोग द्वारा वृक्षि भले ही रूप में चट्टान एवं नुकीले गुफाओं को जानवर का दांत किए गए थे जिसमें खांचे हुए संकेत देते हैं। जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं आप लोग, ये जो है लग रहा है कि कोई दांत से उसमें छेद किया है। इसी तरह से भीमटेक गुफाओं में हम होने का प्रमाण मिला चित्र 3.1 में। ये चित्र 3.1 का है। ऑडिटोरियम गुफाओं का प्लेटिनियम नुमा गड्ढे एवं भीमटेक के श्री कादिनेश वाल स्रोत है और विकिमीडिया इसे कवर किया है। निम्नलिखित में से मध्य पुनर्पाषण काल के बीच कुछ अवधि के संबंधित 25 सेंटीमीटर की एक सुरंग की हॉल है जो सड़क भर से तरह जाती है। यह 3 प्रवेश द्वार जो कि उसके बीच की गुफाओं की एक बड़ी चट्टान है जिसके चट्टान का सबतट लंबवत सतह एवं सुरंग की तरह है जो कि प्याली जैसी 7 गड्ढे हैं जो कि 16.8 मीटर से अधिक हैं चट्टानों की और प्याली नुमा गुफा का गड्ढे। तो विद्वान का मत है कि इनकी प्लानिंग गड्ढे वाले चट्टान पर घंटों की तरह कार्य करता था जिससे बार प्रहर में गड्ढे हो जाते थे। संभवतः यह पूरी तरह से प्रक्रिया किसी परंपरा या अनुष्ठान के हिस्सा रही होगी। मध्य प्रदेश में बोड़गा एवं उच्च वन में पुनर्पाषण काल के पवित्र स्थल मिला है जिसकी तिथि निर्धारित लगभग 9,000 से 8,000 BC में की गई होगी। यह एक गोल मंच में भी मिला। यह लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाले बुला पत्थर के चट्टानों के टुकड़े से बना हुआ जिस पर प्राकृतिक चट्टानों का टुकड़ा भी रखा गया है। इसकी हल्की पीली रंग को लेकर लाल एवं गहरे रंग के गाढ़े सेकेंडरी एवं लोट की परत मिली है जिससे इस प्रकार के आसपास इसी पत्थरों के 9 टुकड़े भी मिलते हैं। अब इन 10 पत्थरों के टुकड़े को जोड़ा गया जो 15 सेंटीमीटर एवं 16.5 सेंटीमीटर है। प्राचीन भारतीय इतिहास चौड़े को 16.5 सेंटीमीटर मोटा एवं त्रिकोणा
निर्माण किया गया। यह त्रिकोणीय पत्थर सीधे मंच के ऊपर रखा गया और पूरी तरह से कैमूर पहाड़ियों के लिए कोल बैग और प्रजाति का नियमित अध्ययन से ज्ञान हुआ था। तो आप आइए बौद्ध प्रश्न, जिसमें पुरापाषाण के लोग का जीवन निर्वाह एवं उनकी पद्धति क्या थी। तो पुरापाषाण काल के लोग की जीवन की निर्वाह की पद्धति थी जो वो क्या थे, 100 से कम झुंडों में चलते थे। वो अपने शिकार पे निर्भर रहते थे। किसी जैसे कि वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे, एशिया मतलब उत्तरी मतलब जिधर की ठंडी इलाका रहता था उधर रहते थे। पुरापाषाण काल की टिप्पणी करिए। तो पुरापाषाण काल वही है जिससे आप इसमें चर्चा करेंगे कि जैसे कि लोग धीरे धीरे पहले जो थे, सबसे पहले वो 100 गुटों में अपने मतलब शिकार पर जाते थे, अलग अलग शिकार करते थे। और उसके बाद आप धीरे धीरे मानव जब विकसित हुआ तो उसने अपना थोड़ा थोड़ा अपना भूमि खोजने लगा और कुछ पौधे को भी धीरे धीरे अपग्रेड करने लगा। और उस प्रापाषाण कालीन लोग जो थे वो स्तनधारी जीव को मारकर अपना भोजन बनाते थे। इसी तरह से उसमें अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि उससे डिस्टर्ब होते थे शिकार करने में। इसीलिए वो 100 से कम ही लोगों को अपने शिकार के घेराव में रखते थे। और पुरापाषाण काल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना भोजन को भी संग्रह करके नहीं रखते थे, क्योंकि उसे सुरक्षित रखने की कोई तकनीकी नहीं थी, जिससे कि वो ज़्यादा अपना भोजन जो है संग्रहित नहीं करके रखते थे। जो कि ये एक पुरापाषाण काल की टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। तो मध्यपाषाण काल अब आए। मध्यपाषाण काल के लोग जो है मानव प्रजाति से संबंधित रखने वाली संस्कृति काल है, जो अपने जैविक विशेषता तथा होमोसेपियन के रूप में जाने जाते थे। इस काल के माइक्रोलिक एवं उपकरण का प्रयोगिक का विकास हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर बनाया इस्तेमाल किया गया। और संयुक्त उपकरण थे जिन्हें दांतेदार किनारे बताया गया और मुठ या सारे जोड़ा गया। भारतीय मध्य पाषाण काल की पाषाण भाषा काल के विश्व में जाना जाता है। और मध्यपाषाणिक अर्थव्यवस्था पुरापाषाण काल जैसी थी और शिकारी खानवादेश जीवन यापन पर आधारित थी, लेकिन कुछ स्थलों पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले थे। पुरापाषाण काल के लोग पशु नहीं पालते थे, लेकिन मध्यपाषाण काल के लोग जो थे धीरे धीरे पशुपालन का भी साक्ष्य मिला था और इस्तेमाल किए जाने वाला संयुक्त कहता है मध्यपाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था थी पुरापाषाण काल की ही जैसे थे, लेकिन कुछ स्थलों के पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे, जो कि काल के दौरान जनसंख्या बड़ी लोगों की नई परिस्थितियों के क्षेत्र में बसा था। घरेलू फर्श, मानव ब्रैकरिंग, स्टोन एवं मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले थे। गतिशील एवं उन समुदाय में होने की बात हुई। पाषाण काल की इन गुफाओं की खुली चट्टानों में जहाँ हमारे पूर्वज आश्रय बनाए कला के हस्तक्षेप से मिले थे, यानी कि हमारे मध्यपाषाण काल के लोग जो थे गुफाओं में रहने लगे, जबकि पुरापाषाण काल के लोग गुफाओं में नहीं रहते थे, क्योंकि चलते रहते थे। इसे पाषाण काल के प्राकृतिक काल कहा जाता है। इस शिलालेख क्षेत्रों के मानव मस्तिष्क एवं उद्भव को समझने का एक अनोखा अवसर प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिक संरचना में समाज की भौतिक संस्कृति के अध्ययन के स्रोत भी मिलते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि होमो इरेक्टस एवं हमारा प्रवर्ती मानव प्रजाति निम्न पाषाण काल के दौरान कला की विकसित कर पाए या नहीं। हालांकि उन्हें प्रवृत्ति एवं सुंदर पत्थर के औजार बनाए थे। नर्मदा घाटी के जमाव को देख गए और जो कि स्वभाव से उपयोगितावादी से कहीं अधिक थे, और कहते निश्चय ही सौंदर्य के मानक थे। व्यापक पर देखा गया कि आधुनिक मानव होमोस्पेंसी के उद्भव के साथ लगभग 1,50,000 वर्ष पहले उच्च पुरापाषाण काल के दौरान मानव के मस्तिष्क का तेजी से मनोजित विकास हुआ। हमारी प्रजाति को बहुत जल्दी विचार एवं अभिव्यक्ति श्रेष्ठ अमूर्ति रूप में संग्रह कर लेते। इस क्षमता का विकास अगले
पाषाण युग के जिस माध्यम पाषाण काल के कहा जाता है, जिसे तेजी से हुआ इसमें जिसमें व्यवहारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधुनिक का अभिदृश्य प्रस्तुत हुए। इनमें से प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की कलात्मक कौशल वो मध्य पाषाण काल के रूप में हुई। पाषाण काल के स्थल कहता है, पाषाण काल के स्थल उत्तरी पश्चिमी पूरे भारत के दक्षिणों में सीधे लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, उसके बाद मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल विस्तृत। लेकिन अधिकतर पाषाण काल के स्थल जो थे मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ऐसे क्षेत्र में अनूठे भौगोलिक पर्यावरण के कारण इसमें मध्य भारत के पठारी एवं प्राचीन मानव की संस्कृति विकास का मदद मिलती है। विंध्य और सतलुज पहाड़ियों में सबसे अधिक पाषाण काल के स्थल एवं विंध्य सतपुड़ा पहाड़ियों से इस तरीके से खंडित, बिखरे एवं प्राकृतिक के रूप में बड़े बड़े पहाड़ के शैल की गुफाओं का चित्र मिलता है। कहता है, इन आश्रयों से शिकारियों एवं खानवा पशुपालन को आसानी से कब्जा लिया गया और वंशज के गोंड, मुड़िया एवं करोलो भिलाय एवं आदिवासी समुदाय के आज भी आंशिक खेती के लिए पारंपरिक शैली में जीते हैं और विद्यम भीमबेटक शैली आश्रित एवं सतपुड़ा, आमगढ़ एवं पंचमढ़ी एवं विभिन्न महत्वपूर्ण पाषाण काल के स्थल माने जाते हैं। इनके अलावे छत्तीसगढ़ दरकी चट्टान और झारखंड में हजारीबाग एवं गिरिडीह और कोरमडो एवं चतरा क्षेत्र में इनके स्थल ऐसे स्थल हैं जो हाल के दिनों में कर्नल प्रसाद के प्रयासों के माध्यम से थोड़े मशहूर हुए और भीमटेक, पंचमढ़ी एवं आदमगढ़ के उच्च पाषाण काल में होते हुए प्रापाषाण काल के नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के पुराने स्थल विशेष अध्ययन भीमटेक काल के स्थल मध्य प्रदेश एवं रायसेन है, जो कि 22 डिग्री 56 मिनट उत्तर प्रदेश में, 70 डिग्री 76 सेकंड पूर्व में, भोपाल में 45 किलोमीटर है। इस स्थल विशेष अध्ययन भीमटेक के स्थल जो है नजदीक कहता है, ये एक बड़े चट्टान कहता है, इसका जो है भीम बेटक अभयारण्य आदिवासी के गांव में नज़दीकी स्थित है। कहता है, अभिनपुर के आदिवासी गांव के नज़दीक स्थित है। ये एक बड़ी चट्टानी पर्वत का नाम है। भीमटेक जो है एक बहुत बड़ा पर्वत चट्टान का नाम है। यह पहाड़ी के मध्य भारत की पर्वतीय झाड़ियों से ढकी हुई है और विंध्य पहाड़ी का हिस्सा है। यह पहाड़ी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ विघटित खंडित चट्टान के ऊपर जिस पर लगभग 800 प्रागैतिक शैलकृति एवं आश्रय की गुफा परिसर है, जहाँ एक तरफ सभी आश्रयों के प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक चित्र हैं। जिसमें कुछ आश्रय एवं पत्थरों के औजार, बर्तन, तंबे एवं लोह उपकरण, पत्थर एवं मानके शैली, खड़ी एवं सेटेलाइट प्रचलित मिट्टी के बर्तन, फ्रेंसेस, पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं एवं पशु एवं मानव की अस्थि यानी हड्डियां प्राप्त हुए थे। कहता है, इससे अतीत मानव गतिविधियों का साक्ष्य भी मिलता है। कहता है, यह स्थल जो है नज़दीक से एक विशाल किला या गुरुनामा पर्वत खंडों की तरह दिखता है। भीमटेक के आधे से अधिक चित्रकारी कौशल, शैलकृति एवं आश्रय तक पहुँचे भीतर से, लेकिन कुछ तक घने जंगल एवं जंगली पशु रहने का कारण पहुँचना संभव नहीं है। कहता है, भीमटेक नाम क्यों? कहता है, भीमटेक नाम जो है एक विशाल चट्टानों का नामकरण एवं महाभारत के बलशाली पात्र भीम के नाम पर है। बलशाली जो कि बलशाली भीम के नाम से है, अर्थात भीम के बैठने की जगह जो है, भीम के बैठने की जगह के कारण धारणा के अनुसार पांडव इन गुफाओं में ठहरे थे, इसीलिए इसका नाम क्या रह गया? भीमटेक गुफा। कहता है, भीमटेक का प्रथम उल्लेख है कि भारतीय पुरातत्विक रिकॉर्ड
1958 में द्वारा बुद्ध स्थल के रूप में होता है। हालांकि इस शैली क्षेत्र की खोज 1957 एवं 58 में उज्जैन के एक प्रसिद्ध डॉक्टर वांकर के द्वारा की गई है। भीमटेक की पहाड़ी अरबकार एवं बोला पत्थर की है और कहता है भीमटेक तथा उसके आसपास 1000 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। इसके कारण पहाड़ियों घनी वनस्पति एवं आच्छादित एवं नजदीक एवं भूमि स्रोत में अतिरिक्त अतीत हैं जल स्रोत में इस्तेमाल होता है। यह स्थान आज भी वनस्पति के विविधता के लिए जाना जाता है। कम से कम 30 प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल कंदमूल, जड़ एवं फल के रूप में होता है। हिरन, जंगली सूअर एवं नील गाय एवं चीता, भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी जानवर में ये सब पाए जाते हैं। नदियों में प्रचुर मात्रा में मछली मिलती है। प्रयोग ऐतिहासिक काल में स्थिति की थोड़ी अलग अवश्य रही होगी, लेकिन फिर भी उस समय वनस्पति एवं जीवों में प्रचुरता रही होगी। उन पहाड़ियों के औजार निर्मित करने वाले अरब पत्थर क्वार्टराइज्ड का विपुल भंडार मिलता है, जिसमें से क्वार्टराइज सिलिका एवं खनिज का स्रोत मिलते हैं, जिसका उपयोग औजार या उपकरण बनाने में किया जाता था। इसी कारण से अतीत का यह स्थान शिकारी एवं संग्रहकर्ता समुदाय को आकर्षित करता है। आश्चर्य भोजन, पानी एवं कच्चे सामग्री संसाधनों के लिए आसानी से उपलब्ध थे। यहाँ अधिकतर औजार पीले अब्रक पत्थर से निर्मित थे। हालांकि कुछ औजार कालसलेटी अब्रक पत्थर के निर्मित हुए थे जाते थे, संभवतः सुदूर से मंगवाए जाते थे। कहता है निम्न पाषाण काल से जुड़े सतत चट्टानों के निर्मित काल 5 सर्पों का पहचान एवं उदयपुर सिंह 2008 में एवं अम्लीय मिट्टी की उपस्थिति के कारण इसमें कोई स्थिति अवशेष बच नहीं पाए। 1917 में इसे जेमरोम एवं जेबकसन के 90 इंस्टॉलेशन स्थल का पता एक हुआ था। इससे मुख्यतः जड़ के मौसम के बासवाट का पता चलता है। शिकारी एवं खानवा देश समूह वर्षा जैसे मौसम भीमटेक पहाड़ी एवं निकटवर्ती शैली के आश्रय चले जाते थे। उत्खनन BC वांकर 7वें खुदाई की गई और यहाँ गुफा का भयंकर प्राचीन शिवलिंग की संस्कृति एवं उन्हें इटलेस काटने चाकू औजार के साक्ष्य मिले। जिस दूसरे आश्रय में उन्हें आश्रयों के मध्य पाषाण काल के उच्च पाषाण काल के मध्य प्रारंभिक मिले जीवाश्म बन चुके थे। कहता है VN मिश्रा 3 आश्रय की खुदाई के 2023 मुख्यतः कालीन थे। मध्य पाषाण कालीन निवास पत्थरों की दीवारें चट्टानों के विभिन्न विभाजित थे। पूर्व मध्य पाषाण कालीन औजार अरबक से निर्मित थे। दूसरे दर्जों में कब्र से प्राप्त अस्थियों को आश्रय फर्श पर रखा गया है और तीसरा आश्रय से चूल्हे की राख एवं चाक निर्मित वागदंड से टुकड़े एवं सूक्ष्म औजार का पत्थर का उपयोग होते हैं। कहता है बासवट से आश्रय जो प्राप्त होता है 3F मतलब 33 कहता है 1.5 मीटर बासवट के नेटवर्क मिला है। इसके विशेष संबंध माध्यम कहता है पाषाण काल से है। इसका निरपेक्ष जो है बहुत विकसित एवं ज्यामितीय एवं अति सूक्ष्म होता है, जिससे कि किसी भी आसानी से इस ज्यामितीय होता है। कुछ घिसे हुए बाहर सिंगे कब्रों से था जो कि दूसरे के ऊपर थे, जिसके निरपेक्ष में कोयला के रूप में मिला, जिसका प्रयोग PRL इसका प्रयोगशाला में तिथि निर्धारित किया गया लगभग 2000 से 800 BC। इसकी तिथियों को कोयला से प्राप्त हुए थे। इन सभी आश्रयों को मध्य पाषाण काल में शिकारी संग्रह एवं व्यवस्थित किसानों के आपसी संपर्क के प्रमाण मिले। इन प्रमाणों के तंबे उपकरण एवं चित्रण बर्तन पत्थर एवं सिलिकटे सेटेलाइट प्रकृतिक मिट्टी एवं अकील पत्थरों के
इंद्रगोल्ड के मानकों के शंख, चूड़ियाँ, चीनी मिट्टी एवं शीशा शामिल है। पाषाण काल चित्रकला भीमटेक 6042 की शैली में हसरे को 400 चित्र के नक्शे एवं उत्कीर्ण एवं चित्रकारी मिले थे। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों के मानव जीवन के लिए सबसे प्राचीन निशानों को दर्शाता है। भीमटेक शैली के आश्रय में मध्य से लेकर उच्च पाषाण काल के मानव रहते थे। जिसका प्रमाण यहाँ के पत्थरों एवं औजारों से मिलते हैं। इन क्षेत्रों में पुराने समय से आदिवासी आज भी रहते हैं। लगभग 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थल घोषित किया है। कि सोमनाथ चक्रवर्ती एवं यशोधरा के स्थान भीमटेक में भी लगभग 6214 अनुमति शैलीकृति की है, जो कि कुछ आश्चर्य जैसे जीव रॉक एवं वार्षिक के बारे में कवर 359 के रंग महल विशिष्ट के रूप में चित्रित समृद्धि है। ये चित्र चट्टान की दीवारें की खाली जगह एवं छत में पाए जाते हैं, जो लाल, सफ़ेद, पीले और चित्रकला के पशुओं का चित्रण है। साथ ही मानव चित्र के साथ साथ जानवरों के झुंड का प्रधानता एवं विभिन्न प्रकार के पशुओं को दर्शाता है। और गैर, भैंस, नीलगाय, काला हिरण, मरसिंगा इस प्रकार के जानवर भी दिखाई देते हैं। कहता है भीमटेक के अंतर्भूमि सामूहिक संघर्ष के प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रों के तीरंदाजी एवं शिकारों के दृश्य में श्रृंखला उल्लेखनीय है। शिकार के चित्रों के भाला, डंडे एवं तीर और धनुष, विभिन्न प्रकार के जाल, मछलियां फंसने वाले कंदमूल को खोदते हुए मधु निकलने वाले कंधार, पीठ, तांगा शिवार में लाए जाते हैं। जंगली सुअर एवं पवित्र कीर्ति जानवरों का चित्र मिलता है, जो कि आश्चर्य में पाया जाता है। उत्तरधर्मी चित्रों का मानव तस्करीकरण, पारंपरिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक शंख का अभिलेखों के साथ ज्यामिति चित्रण भी मिलते हैं। नृत्य एवं छतरी नुमा केश का सज्जा के साथ साथ घुड़सवारी करते योद्धा, मधु एवं संग्रह, मछली को पकड़ने एवं जंगली सुअर का शिकार आदि का दर्शाया गया है। देखिए इस फिगर में देख सकते हैं अलग अलग चित्र के थ्रू उसे दर्शाया गया है। इसीलिए इसे जो है वर्ल्ड यूनेस्को में रखा गया है। कहता है सहकारिता। देखिए कितना फिगर बनाया गया है। देखिए ये सब जो फिगर है पुरान पाषाण काल के भीमटेक में रखा गया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सिंग, पाइप, ड्रेसिंग वाले संगीत वाद्य यंत्र का चित्रण भी मिलता है। यानी कि बहुत पुराने से यहाँ पे, जैसे महाभारत से लेकर आज तक इस गुफाओं के बारे में है, इसीलिए इसका नाम भीमटेक पड़ा है। तो ये चित्र विभिन्न स्तरों के लाल सफ़ेद रंग से दर्शाता है। हरे चित्रों के प्राचीनतम माना है। हालांकि लाल का इस्तेमाल सामान्यतः प्राचीनतम सतह में जंगली पशुओं को चित्र दर्शाता है। यह लाल, हरे, सफ़ेद जो है चित्र को दर्शाने समय चारकोल, मैग्नीज, कोयला रंग के बनाए गए हैं, जो कि बाद में इस्तेमाल किए गए हैं। इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि यह माना जा सकता है कि चित्रों का इस्तेमाल गुफाओं को सजाने और मनोरंजन के लिए हुआ है। मानते हुए इनकी आश्चर्य एवं सुनिश्चित तरीके से नहीं बनाया गया। ये चित्रकलाएं दर्शाती है कि पुराने चित्रों को नष्ट करना या मिटाना भी जरूरी नहीं समझा गया। कहता है उन चित्ररेखाओं के निर्मित में एक के ऊपर एक कई स्तर में होता गया। हम उन्हें अनेक रंगों एवं शैली के अलग कर सकते थे। अधिकतर इनका प्रयोग मुसीबतों के राहत के लिए, अलौकिक शक्तियों का प्रति आस्था एवं व्यक्त करने के लिए किया गया। क्योंकि लाल हरे रंग के रंगों का इस्तेमाल मृत व्यक्तियों को सजाने के लिए किया गया था। कुछ चित्रों को बनाने में अंगुलियों की कुछ पंखे पक्षियों एवं लकड़ियों की, मोर के पंखे, स्याही काटने का इस्तेमाल शैली में संरचना का
शरण किया गया। कहता है अभिव्यक्ति के पूर्ण स्वतंत्रता एवं सात प्रयोग ऐतिहासिक काल के लोग इस जीवन काल में समांतर रूप से प्रदर्शित किया और कुछ जिसमें से 2 या 3 बार हाथ में स्पर्श के बाद जिन्हें पशुओं को पक्षियों बनाया गया। कुछ चित्र एकदम सीधी रेखा में है जबकि कुछ बारीकी से निर्मित किया गया है। दिलचस्प की बात यह है कि भीमटेक उत्कीर्ण आकृतियों में मध्य भारत के पंचमढ़ी एवं अन्य स्थलों में वनस्पति लगभग नगण्य है। भीमटेक का महत्व। कहता है भीमटेक प्रयोग ऐतिहासिक एवं तकनीकी, आर्थिक, जीव विज्ञान के कला के मामले में अब भूतपूर्व महत्व का पुरातात्विक स्थल है जो कि 800 से अधिक शैल आश्चर्य और गुफाओं के साथ साथ यह विश्व का सबसे बड़ा समूह है। यहाँ विश्व की सबसे सुंदर, समृद्ध एवं प्रयोग ऐतिहासिक काल में उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक कर्म में इसका अनुसार इन चित्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रयोग ऐतिहासिक काल एवं प्रयोग ऐतिहासिक काल के चित्र जानवर शिकार, मछली पकड़ने इत्यादि के दृश्य दर्शाया गया है। रोजमार्ग